इस समय जो तीसरे चरण का चुनाव हुआ है उसमें पूरे भारत में अगर कोई सबसे ज़्यादा चर्चित जगह है या चर्चित सीट है जिसके चुनाव पे मीडिया से लगा करके लगभग हर मतदाता की भी नज़र है, राजनीतिक दलों की है और मतदाता की, तो वो है मैनपुरी सीट। मैनपुरी सीट जो समाजवादी पार्टी के बनने के बाद से लेकर अब तक कभी भी समाजवादी पार्टी हारी नहीं। 1996 से लगातार इस सीट पे समाजवादी पार्टी जीत रही है। फिर वो मुलायम सिंह चुनाव लड़े हों, उनकी पुत्रवधू लड़ी हों या किसी और को उन्होंने, लेकिन मैनपुरी सीट किसी भी विरोधी के लिए अब तक अजेय रही है। और इस अजेय समाजवादी गढ़ को लेकर के तरह तरह के सवाल हैं। मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन कॉल और मैसेज आए हैं कि क्या यहाँ कुछ हुआ है, क्या डिम्पल भाभी इस बार हारने जा रही हैं। हार जीत तो भाई 4 जून को ही तय होनी है और उससे पहले मुझे नहीं लगता कि कोई ये सुनिश्चित रूप से आपसे कह सकता है कि नहीं ये होने जा रहा है। हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, जमीन पर जो घटित हुआ उस घटनाक्रम के आधार पर और जो वोट शेयर है वहाँ का उसके आधार पर जमीन वो जो वोटों का एक आंकड़ा होता है, गणित होता है, उसके आधार पर एक अनुमान लगा के वस्तु से जो स्थिति है उसे आपके सामने स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भसड़ पर। बात मैनपुरी सीट की, जिसके लिए चर्चा है कि क्या डिम्पल भाभी हारने जा रही हैं। धुआं है तो कुछ आग भी होगी। तो सबसे पहले मैं वहाँ की स्थिति आपको बता दूं। 5 विधानसभा क्षेत्र हैं मैनपुरी लोकसभा में। इसमें से 4 जो विधानसभा हैं, किसनी, करहल, भोंगांव और मैनपुरी सदर, ये चारों मैनपुरी जिले में आते हैं। 5वीं जो विधानसभा है उसे इटावा जिले से काट के मैनपुरी से जोड़ा गया है, वो है जसवंत नगर। और इसी विधानसभा में आता है मुलायम सिंह या अखिलेश यादव का जो गांव सैफई। वोटिंग हो चुकी। इस बार एक फर्क बहुत बड़ा वोटिंग में ये रहा कि फर्जी वोटिंग को बड़ी कड़ाई से नियंत्रित किया मैनपुरी में सरकारी मशीनरी ने। और एक मोटा अनुमान मैं आपको बता दूं तो पिछले जितने भी चुनाव हुए 2019 में कुल पड़े वोटों का 5 से 10% के बीच में वो होता था जो फर्जी वोट होता था। मैनपुरी उन सीटों में से है जहाँ बड़ी दबा के फर्जी वोटिंग होती है। दूसरी चीज पे आ जाइए तो जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें से जसवंत नगर इटावा से काट के मैनपुरी लोकसभा में लाया गया और आपका करहल, ये यादवों के वर्चस्व वाली दोनों विधानसभा, इन पे समाजवादी कुनबे की पकड़ भी बहुत तगड़ी है और यहाँ यादव वोट भी बहुत ज़्यादा। उसके बाद आइए आप तीसरी विधानसभा किसनी, तो यहाँ यादव वोट ठीक ठाक है, अच्छी संख्या में है, लेकिन साथ में अदर ओबीसी का वोट भी बहुत अच्छा है, दलित वोट भी है किसनी में। इसके आगे आइए मैनपुरी सदर और भोंगांव। तो मैनपुरी सदर जो विधानसभा है यहाँ अगेन यादव वोट भी है, ब्राह्मण वोट अच्छी संख्या में है और साग के वोट, अदर ओबीसी का जो वोट आ जाता है तो साग के वोट यहाँ पे बहुत अच्छा है। यादव यहाँ पे हैं लेकिन यहाँ पे बंटवारे में हैं, यहाँ ऐसा नहीं है कोई वर्चस्व जैसी स्थिति हो। और राजपूत वोट, यादव, राजपूत, ब्राह्मण और साग के वोट चारों यहाँ पे बड़े ताकतवर। जब आप भोंगांव विधानसभा में जाएंगे तो वहाँ पे ब्राह्मणों का वर्चस्व है और फिर नंबर आता है वहाँ साग के वोट। तो भोंगांव विधानसभा में राजपूत भी इन दोनों के बाद में आते और यादव तो उनसे भी नीचे वोटों की संख्या के लिहाज से। तो मैनपुरी में जो चुनाव में अजेय बना देता था जो गणित, ये अब तक 1996 से अब तक जो अजेय किए हुए है वो ये है कि जो मैनपुरी सदर और भोंगांव विधानसभा, यहाँ पे राजपूत और ब्राह्मणों के बीच में प्रतिद्वंदिता रहती है, खासतौर पर चौहान राजपूत और ब्राह्मणों के बीच। वहीं ये प्रतिद्वंदिता वहाँ से हटके जैसे आप करहल और उसकी तरफ जाते हैं तो यादव बनाम राजपूत, यादव बनाम अदर हो जाती है। जसवंत नगर में कहीं कोई प्रतिद्वंदिता जैसी चीज़ है नहीं, वहाँ जो कुछ है यादव बनाम यादव है। और कुल जो वोट पड़ता है लोकसभा में उसका कई बार 70% तक सैफई कुनबा ले जाता है। तो अब तक यही होता रहा है ज़्यादातर कि जो भोंगांव और मैनपुरी सदर है वहाँ तो लगभग बाजी बराबर पर रहती थी कि थोड़ी बहुत बढ़त बीजेपी को मिल गई, लेकिन जैसे ही किसनी जाते थे तो वहाँ थोड़ी सी बढ़त सपा को मिलती थी, ये बढ़त बराबर हो जाती थी। मैनपुरी सदर और भोंगांव से बढ़त लेके बीजेपी आगे चलती थी।
तो किसनी में जाके वो बढ़त को बराबर कर। फिर जसवंत नगर और करहल में जो बढ़त मिलती है वो जीतने वाली होती है। लेकिन आप जब पिछले चुनाव में जाएंगे तो यहाँ से साक के प्रत्याशी थे मुलायम सिंह के सामने, और स्थिति ये हो गई थी कि बसपा और भाजपा के गठजोड़ के बावजूद भी मुलायम सिंह 1 लाख से कम वोटों से जीत पाए, और ये झटका था। और चुनाव में सिर्फ ऐसा नहीं कि ये इसका वोटर है, ये इसका है, अंदर खाने बहुत कुछ चलता है। तो ये धुर भाजपाई खेमा भी होता था विधानसभा में या स्थानीय अन्य चुनाव में, वो लोकसभा में उसे रातों रात पलट के सपा खेमे में चला जाता था, और बड़ी जीत का आधार यही बनता। अगर सामने कोई साक के है तो राजपूत इधर आ गए, सामने राजपूत है तो साक के और ब्राह्मण इधर आ गए। तो जो बंटवारा होता था उसका हमेशा से फायदा मिलता रहा मुलायम परिवार को। अब मैं इससे थोड़ा आगे चलता हूँ, वर्तमान चुनाव पे आता। क्या जसवंत नगर में कोई बदलाव होने जा रहा है? जी नहीं साहब, बिल्कुल दूर दूर तक नहीं होने जा रहा है। सुनिश्चित मानिए कम वोटिंग परसेंट और सारी चीज़ों के बावजूद भी 70 से 80 हज़ार, जो कि बढ़ के 1 लाख तक भी जा सकती है, वोटों की लीड डिम्पल जसवंत नगर से लेके चलेंगे। इसके आगे आप किसनी में आइए तो किसनी में भाजपा को ठीक ठाक वोट मिला है। तो नॉन यादव गांव है, नॉन यादव इलाके हैं वहाँ, उसके बावजूद भी निषाद वोट का एक अच्छा खासा हिस्सा सपा को गया कल, और यहाँ से भी लगभग ये तय है कि समाजवादी पार्टी छोटी सही लेकिन लीड लेगी। तो जो आपका जसवंत नगर और किसनी है, यहाँ से लगभग 1 लाख वोट के आसपास, ऊपर भी जा सकता है, नहीं मिनिमम 1 लाख वोट के आसपास डिम्पल बढ़त लेके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एक घटना हुई मैनपुरी में, चुनाव से ठीक पहले रोड शो हुआ। रोड शो के बाद आपका महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ अभद्रता हुई, उसके बाद संपूर्ण यादव समाज के साथ माँ बहन की गालियाँ दी गई इकट्ठा करके लोगों को। तो इस घटना ने थोड़ा सा वहाँ पे चीज़ों को पोलराइज किया, ध्रुवीकरण किया। ये घटना आखिर हुई क्यों? इस घटना के सूत्रधार राइटर, फाइटर, सिंगर, एक्टर, कैमरामैन, डायरेक्टर, जो भी गिन लीजिए, ये 2 लोगों के दिमाग की उपज। बड़ा सीधा गणित है। यहाँ 2 सीटें हैं, 2 प्रत्याशी हैं और एक दूसरे के फायदे के लिए काम कर रहे हैं। सबसे बड़े किरदार थे प्रोफेसर राम गोपाल। घटना से 2 या 3 दिन पहले वो करहल गए और उन्होंने वहाँ सबसे पहले इस मूर्ति को लेकर के बात छेड़ी। और जब इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा नेता बात छेड़ता है तो बात थोड़ी आगे जाती है। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पे यहाँ सिर्फ ये मूर्ति लगा दी गई है और जानबूझ के यादवों को चढ़ाने के लिए इस मूर्ति का जो भाला है उस सफाई की तरफ किया गया, जबकि अमूमन पूरे भारत में कहीं ऐसा नहीं है। इसकी दिशा तो इधर होती है साहब। एक बेवजह का फितूर यहाँ पे शुरू किया गया, यहाँ से बात शुरू हुई थी। फिर बात आगे बढ़ी। रोड शो के दौरान उस भाले को क्षति पहुँचाई गई, जूते पहन के मूर्ति पे चढ़ा गया। वहाँ पे योगी आदित्यनाथ और मुलायम आपके नरेंद्र मोदी जी को गालियाँ दी गई। उसके बाद फिर सपा कार्यकर्ताओं ने और भी तरह तरह के उपद्रव किए। इसके बाद यहाँ मैदान में उतरा एक झुंड, और उस समय उस झुंड में ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं थी, 100-200 लोग थे। बताया जा रहा है कि राजपूत करणी सेना से जुड़े हुए कुछ लोग थे और कुछ लोग जो वहाँ से लोकसभा में प्रत्याशी हैं इस समय बीजेपी के, जयवीर सिंह जी, उनके लोग थे। उन्होंने आके उस मूर्ति को धोया। उसके बाद फिर वहाँ पे नारेबाजी हुई, गाली गलौज की सभी यादवों के लिए। ये पूरा कांड हुआ। जयवीर सिंह और राम गोपाल जी के बड़े मधुर संबंध हैं। राम गोपाल जी के सुपुत्र फिरोजाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और मैनपुरी से पहले इस घटना के घंटे भर के अंदर जो गाली गलौज वाला वीडियो था वो एडिट होके आके करीब 30 सेकंड 35 सेकंड का वीडियो सबसे पहले फिरोजाबाद के गांव-गांव में, यादवों के गांव-गांव में पहुंचा। कोई व्हाट्सएप ऐसा नहीं था किसी यादव का जिस पर वो वीडियो रातों रात ना पहुंचाया गया। अब वहाँ वीडियोग्राफी के लिए तैयार समाजवादी खेमा था या नहीं था ये तो मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन ये 1 घंटे के अंदर ये वीडियो सर्कुलेट होना शुरू हो गया था। गणित बड़ा सीधा था और ये हुआ भी। फिरोजाबाद में यादव वोट जिसमें ठीक ठाक सी सेंध लग रही थी। कई इलाके ऐसे थे जहां अच्छी सेंध थी और अक्षय यादव का मुकाबला फंस गया था। मुस्लिमों में भी नाराजगी थी और यादवों में भी। तो एक तरफा वोट कम से कम पड़ने नहीं जा रहा था और राम गोपाल जी को अपने बेटे की जीत सुनिश्चित करनी थी।
तो उसके लिए उन्हें फिरोजाबाद में 2 लाभ पहुंचाए गए। एक, यादव वोटों का ध्रुवीकरण करने का मौका दिया गया। कितना हुआ ये 4 तारीख को पता चला। दूसरा, यहाँ पे जो सिरसागंज विधानसभा के किरार ठाकुर बहुल गांव हैं, उनमें वोटिंग परसेंटेज लो गया। 2022 चुनाव में भी ये हुआ था और 2024 चुनाव में भी ये हुआ है। तो यहाँ फिरोजाबाद में तो इस घटनाक्रम का ये फायदा। अब हम मैनपुरी चलते हैं। तो मैनपुरी में ये जो गुंडई और तांडव हुआ, इस सब के बाद जो नॉन यादव वोटर है उसका बड़ा अच्छा ध्रुवीकरण हुआ, क्योंकि दलित गुंडई से बेचारा सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है। तो दलित वोट को मोड़ने में मैनपुरी में आसानी हुई। राजपूत वोट इकट्ठा हुआ, ब्राह्मण वोट एक तरफा बीजेपी के साथ आया, और जो साग के वोट है उसमें एक त्रिकोणीय विभाजन हो गया। एक हिस्सा बीजेपी में गया, एक बीएसपी में गया और एक हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ। तो साग के वोट जो जीत हार में बड़ी भूमिका निभाता था वो 3 हिस्सों में बट गया और लगभग बराबर के 3 हिस्सों। निषाद वोटों की भी एक ठीक ठाक सी संख्या भाजपा में आ गई और एक बड़ा हिस्सा सपा में गया। तो ये वोटों का ध्रुवीकरण, नॉन यादव वोट जो थे उनका ध्रुवीकरण ठीक ठाक सा भाजपा के पक्ष में हो गया। तो यहाँ से जो 2019 इलेक्शन वाली स्थिति थी वहाँ तक बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह पहुँचे लगभग, जो कि मेरा अनुमान है और जो वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट है। अब बड़ी चीज़ है, जो बढ़त है उसे कैसे पाटा जाए। तो यहाँ पे मैं एक बड़ी अच्छी सी जानकारी आपको देता हूँ कि चुनाव में सिर्फ वोट नहीं होता, चुनाव में सिर्फ विचार नहीं होता, चुनाव में उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। और वही मैनपुरी में भी हुआ। इस घटना के बाद से जहाँ यादवों को ये वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा था, वहीं ऐसे गांवों के जिनके यादव बाहुल्य गांव हैं, खासतौर पर करहल क्षेत्र के, और उसमें भी खासतौर पर जो घोसी यादवों के गांव हैं, उनकी एक गुप्त रूप से उनके जो ग्राम प्रधान हैं उनकी एक मीटिंग हुई और बताते हैं कि वहाँ पर कुछ एक थैला वैला वितरित हुआ। थैले में क्या था मुझे नहीं पता, हो सकता है शुभकामना संदेश हो सकता है बच्चों के लिए मिठाई हो, मुझे नहीं ज्ञात कि उन थैलों में, उन पैकेट्स में क्या था, लेकिन वो वितरित हुए हैं, ये खबर पक्की है। और लगभग आधे ऐसे गांवों के प्रधान जी लोग जो थे उन्होंने ये तोहफा कबूल भी किया। इन्हें किस उद्देश्य से बुला के चाय पानी करवाया गया, मिठाई खिलाई गई या इनके घर पहुंचाया गई गरम गरम चाय और मिठाई, उद्देश्य ये था कि एक, आप अपने गांव में फर्जी वोटिंग नहीं होने देंगे, दूसरा जोर नहीं लगाएंगे वोट के लिए, और जो वोट जिधर जा रहा है सामान्यतः उसे पढ़ने देंगे, तीसरा जितना वोट आपका करीबी है, कि आपका ओपन भी नहीं हो कि प्रधान जी तो उस तरफ बिक गए, सॉरी बिकना शब्द सही नहीं है, प्रधान जी तो उस तरफ झुक गए, और जो उनके पास मजबूत विश्वसनीय वोट है वो धीरे से उस तरफ चला भी जाए। अब जो ये इस तरह का वोट होता है, किसी भी तरह से इसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता कि इसमें से कितना झुका, कितना झुक के लेटा, कितना लेट के सष्टांग कर गया, इसे कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन ये हुआ है। एक चीज़ और बता दूं, जो करहल क्षेत्र है वहाँ अखिलेश यादव से ज़्यादा पकड़ जो फिरोजाबाद प्रत्याशी उनके पिता की है, उनके भांजे वहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। करहल क्षेत्र में कुछ उठापटक हुई है और बड़ी व्यापक वाली हुई है। करहल क्षेत्र में जो ये सेंधमारी हुई है वो कितनी हुई है ये अभी कह पाना संभव नहीं है, लेकिन हुई है, ये तय है। और इस सेंधमारी से जो मैं आपको बता रहा था कि करहल, जसवंत नगर और किसनी, यहाँ पे हमेशा लीड जाती थी, तो जसवंत नगर की लीड टच नहीं हुई, वो जैसी थी है। किसनी में काफ़ी हद तक उसे रोकने में कामयाबी मिली है। अब करहल क्षेत्र जो हमेशा 55 से 60 हज़ार की लीड देता आया, उस लीड को क्या रोकने में भाजपा कामयाब हुई है और क्या उसे अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब हुई है? अगर वो लीड रुकी और रुकने के साथ साथ भाजपा के पक्ष में मुड़ी, तो हाँ, फिर मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि डिम्पल भाभी की सीट खतरे में है। मैं आप ये समझ लीजिए कि बेटे की कुर्सी के लिए
बहू को दांव पे लगाने में हिचकिचाहट नहीं बरती गई। तो मैनपुरी सीट का जो रिजल्ट है, जो इतना प्रचंड वाला गढ़ है, वहाँ परिणाम बदलना लगभग असंभव की स्थिति को छूने जैसा होता है, बड़ी लीड। लेकिन चुनावी राजनीति है भैया, और चुनाव में जो आखिरी रात होती है वो कत्ल की रात होती है, उसमें कुछ भी संभव है। और इस कुछ भी में क्या क्या हुआ है ये 4 तारीख को इंगित होगा। कितनी सफलता मिली है, कितनी नहीं मिली वहाँ के जो बीजेपी प्रत्याशी हैं जयवीर सिंह जी, उन्हें ये सुबह सुबह पता चल जाएगा आपको 4 तारीख को 10-12 बजे तक। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ, सेंधमारी हुई है, अच्छी हुई है, पोलराइज वोट हुआ है, दोनों तरफ हुआ है, जिसमें बीजेपी का फायदा ज़्यादा है। और जो फैसला है वो ज़्यादा बड़े मार्जिन की जगह करीबी में तो आ ही रहा है। जो सपा का पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत गढ़ है, उसके लिए ये कह देना कि नहीं साहब यहाँ सपा हारने जा रही है, डिम्पल भाभी हारने जा रही हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा। लेकिन ये बात सही है कि डिम्पल भाभी को संकट में तो फंसा ही लिया गया है। तो इस संकट से वो निकलेंगी या डूबेंगी, ये हम आप 4 तारीख को देखेंगे। राम राम।